हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस किया था और मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़े थे। तो हो सकता है कुछ हुए हों और कुछ नहीं हुए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पर जिसने ट्राई किए वो एग्जाम में 100% सही करेगा, भले अभी गलत किए हों, समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो फर्स्ट है ब्यूटेन 1 ब्यूटानोइक एसिड। तो फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है बेटा, ब्यूटेन 1, ये ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 ब्यूटेन 1 ठीक है। अब ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 1 ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2। तो बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बेटा, ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो हम सिंपली इसके लिए एसिडिक KMnO4, बेसिक KMnO4 या K2Cr2 यूज करेंगे, ठीक है। और सेकंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें देखो आप, इसमें दिया हुआ है बेंजाइल एल्कोहल, ये बेंजाइल एल्कोहल। तो इस तरह के, अब देखो ये बेंजाइल एल्कोहल है, इट इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल, ये बेंजाइल एल्कोहल है। अब ये बेंजाइल एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? बेंजोइक नहीं, फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो देखो फिनाइल इथेनोइक एसिड क्या है बहुत बच्चे? फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ये तो क्लियर है बेटा, नंबर 1 कार्बन पे तो कोई नया ग्रुप आ ही नहीं सकता, जो भी आएगा वो सेकंड नंबर वाले कार्बन पर ही आएगा। तो यहां CH2 की जगह आप, सॉरी, एक हाइड्रोजन की जगह आप एक रिंग लगा दो, तो इट इज कॉल्ड, ये इथेनोइक एसिड। और इस मॉलिक्यूल का जो नाम है वो ये है, जिसमें मैंने ब्लैक अंडरलाइन कर दी, ये है फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट है ना इस फिनाइल इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने में मिस्टेक कर देते हैं। तो ये फिनाइल इथेनोइक एसिड ये है, कोई बात नहीं, कहीं आते हैं ऐसे पॉइंट। अब यहां पर हमारे को एक तो देखो, एक नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं, यानी OH की जगह COOH लाना है। आप देख लो, हमको अब इस कन्वर्जन में क्या सोचना है, हमको OH की जगह COOH लाना है। तो सबसे पहले तो कार्बन बड़ा है तो KCN से रिएक्शन करा दे, पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि अल्कोहल डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, पर एल्काइल हैलाइड तो देते ही हैं, ये तो क्लियर ही है। तो हम सबसे पहले इसको HBr से रिएक्ट करा देते हैं। तो जैसे हम HBr से रिएक्ट कराएंगे बेटा, तो OH हट के Br आ जाएगा। अब यहाँ HBr ले लो, HI ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक। उसके बाद अब हमको मालूम है ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर ये हट जाएगा, ये गया, ये बाहर आ गया, ठीक है, ये गया और ये बाहर आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें बेटा ध्यान देना, तो ये हमारे पास बन गया। तो हमेशा ध्यान रखो, OH को हटा के CN लगा दो आप, तो एक कार्बन आगे बढ़ गया है। और अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, अगर मैं इसका डाइल्यूट HCl से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं CN का, तो CN का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, CN का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो COOH बनता है। तो ये 1 2 3 स्टेप कन्वर्जन है, ठीक है। तो इसको परेशान मत हो, ऐसे कन्वर्जन्स धीरे धीरे वो भी करने लग जाओगे। मैं जब ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नेक्स्ट चैप्टर नाइट्रोजन कंपाउंड, तो उसके बाद मैं आपको कन्वर्जन्स की प्योरली क्लास बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको कन्वर्जन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा और कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उससे आप इजी फील करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये सीखने को मिला कि कार्बन कैसे बढ़ाते हैं। तो अल्कोहल में कार्बन बढ़ाने का तरीका क्या है, OH की जगह हेलोजन लगा दो, Br या I लगा दो, और उसके बाद CN लगा दो, और CN लगते ही अब हमको डिसीजन लेना है क्या बनाना है, COOH बनाना है,
तो CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो। अब ये देखो थर्ड है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। तो ये है हमारे पास 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रो 1 2 3, दिस इज 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारा हो गया 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। ये 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन है और इस 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? ठीक है, हमको कन्वर्ट करना है थ्री नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी यहां Br की जगह COOH लगाना है। क्या लगाना है? Br की जगह। तो हमको अल्टीमेटली कुल मिला के सबसे पहले कन्वर्जन करने का तरीका यही होता है कि देखो क्या करना है, Br की जगह COOH लगाना है, बाकी नाइट्रो तो जहां है वही। तो Br देखो डायरेक्ट तो हटेगा नहीं, तो यहां गिनियर रिएजेंट वाला कंसेप्ट लेंगे हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम ड्राई ईथर मैग्नीशियम, ड्राई ईथर मैग्नीशियम में रिएक्ट कराएंगे। गिनिया रिएजेंट बन जाएगा और दिस इज 3 नाइट्रो गिनिया रिएजेंट हो गया। अब इस गिनिया रिएजेंट को हम, तो गिनिया रिएजेंट में क्या हो जाएगा? अब हम इसका रिएक्शन CO2 से ड्राई ईथर से कर लें, तो कहीं ना कहीं ये सारी रिएक्शन काम आ रही है बेटा। तो यहां पर इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, देखो आयनाइज होने के बाद। और ये ड्राई आइस है हमारी, जिसको सॉलिड CO2 बोलते हैं, जो अभी जस्ट डिस्कस किया है मैंने बेटा। ड्राई आइस, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। तो इस सॉलिड CO2 में ये पाई बॉन्ड यू टूटेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इधर आते ही, ठीक है, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? वाटर। तो वाटर का H+ इधर आ जाएगा, और जो बन गया वो क्या बन गया देखो, अब देखो इस तरह की क्वेश्चंस अब स्टार्ट हुए हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी और आपका क्लियर हो जाएगा। आपको मैं बार बार बोलता हूं, परेशान होना सॉल्यूशन नहीं है। उस प्रॉब्लम को फेस करो और अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रैक्टिस बढ़ाओ, अपने आप आएगा। ये बन गया बेटा 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। और ये बुक के क्वेश्चन है बेटा, या तो इंडेक्स क्वेश्चन होंगे या एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है, वही ले रहा हूं मैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटोफिनोन, तो ये वाला ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम एसिटोफिनोन कहते हैं। हम बहुत बार एसिटोफिनोन में कंफ्यूज हो जाते हैं। और 1 2 3 4 और 4 मिथाइल है। तो देखो बेटा ये 1 स्टेप कन्वर्जन है। अब इसमें देखो एक साथ 2 कंसेप्ट आ रहे हैं। मैं अगर इस टॉलिन को एसिडिक, ये टॉलिन है, इसको एसिडिक KMnO4
या बेसिक KMnO4 के प्रेजेंस में एसिडिक KMnO4 या बेसिक KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊं तो ये एल्काइल बेंजीन है और बेंजोइक एसिड बनेगा। ये जस्ट अभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया मैंने। और जब मैं एल्डेहाइड कीटोन में ऑक्सीडेशन डिस्कस कर रहा था तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होता है, पर ड्रास्टिक कंडीशन में तो होता ही है। ड्रास्टिक कंडीशन में तो होता ही है, ड्रास्टिक कंडीशन में तो होता ही है। और फिर ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से, तो ये टूटेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, प्लस ये जो है ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बनेगा तो फॉर्मिक एसिड, पर वो फॉर्मिक एसिड आगे ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप, अब इसमें क्या हो गया, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि टफ है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ एक टफ क्वेश्चन और एक अच्छे क्वेश्चन में फर्क होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना एक साथ दो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन के। ये कीटोन का ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट है और ये एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहां पर ये वाला ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट होने वाला है और ये भी। अब इसने क्या किया, एक ही रिएक्शन के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर इसने दोनों बातें ले ली। ठीक है, तो अगर जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा है 4-मिथाइल एसिटोफिनोन। और इस 4-मिथाइल एसिटोफिनोन को जब हम एसिडिक या बेसिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2 में हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी COOH में कन्वर्ट होगा, ये भी COOH में कन्वर्ट होगा, दोनों COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाय प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O है। और जब आपको कन्वर्जन आ जाए तो बाय प्रोडक्ट अगर आपने नहीं भी लिखा है तो मार्क्स नहीं कटते हैं। और ये हमारा बन गया 1 2 3 4 1 4 बेंजीन 1 4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आगे बढ़ते हैं। और डेफिनेटली इन क्वेश्चन को करते वक्त आपको दिक्कत आई होगी, क्योंकि ये अभी आपका ऑर्डिनरी का लेवल अभी ये नहीं आया है। लेकिन जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो 4th चैप्टर तक आते आते हमारा लेवल यहां तक आ ही जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ता है बेटा। यस, ब्यूटेनल, और ये तो बहुत इजी है। नहीं, ये पहले है साइक्लोहेक्सीन, ये साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन 2,1,4, तो ये एसिडिक KMnO4 है। तो देखो एसिडिक KMnO4 जो होता है और बेसिक KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो ये क्या है, CH डबल बॉन्ड, तो इसकी प्रेजेंस में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। और हमेशा देखो ऑक्सीडेशन के जो लास्ट प्रोडक्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन के जो लास्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं जनरली। ये देखो, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, यहां पर क्या हो जाता है बेटा। अब ये स्पेशल रिएक्शन है, इसको हमने अभी कहीं डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये एक्चुअल में 11th में एल्कीन्स में था। ये 11th क्लास के अंदर एल्कीन में था। अब देखो ये है, तो ये तोड़ दो आप। और मैंने क्या कहा, और इनके जो दोनों सीधा बनेंगे, तो आप देखो साइड, तो क्या होगा जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये वाले, ये यहां से ब्रेक हो गए, 2 टुकड़े हो गए, यानी साइकिल टूट गई। और साइकिल टूट के यहां पे भी COOH लगा दो, यहां पर भी लगा दो। पर इस रिएक्शन के लिए परेशान मत हो, है वह 11th का रिएक्शन बेटा।
ठीक है, यानी एसिडिक KMnO4 और ये जब कार्बन जब भी देखो तो ये ध्यान रखना कि जैसे ये है कहीं पर भी है, तो जब अपन इसको एसिडिक KMnO4 के साथ हीट करेंगे, अब R' ले लो तो ये दो टुकड़े हो जाएंगे, तो एक टुकड़ा बन गया, एक R ये और एक ये, तो एक तो बन जाएगा RCOOH प्लस R'(COOH), दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ओजोनलिसिस में जैसे अपन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड हटा के तोड़ के दो टुकड़े करते हैं, तो यहां पर ये भी ध्यान रखना बेटा, आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जब एल्कीन का एसिडिक KMnO4 या बेसिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2 के से ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो उस केस में हमको क्या करना है, उस केस के अंदर हमको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के यहां से दो टुकड़े करने हैं, ठीक है, जैसे ओजोनलिसिस में कर रहे थे। ओजोनलिसिस में तो क्या होता है, अगर इसी का ही मैं ओजोनलिसिस करूं, अगर मैं याद दिलाऊं, तो ओजोनलिसिस में क्या होता है, अगर यही ओजोनलिसिस की बात करूं मैं, तो ओजोनलिसिस में ये तो हुआ एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, और यही अगर मैं इसका ओजोनलिसिस करूं, तो ओजोनलिसिस का मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, O3 जिंक एंड H2O, ठीक है। तब अपन क्या करते हैं, मैंने कहा था यहां से दो टुकड़े कर दो और ये बना दो बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, RCHO और R'(CHO) बन जाएगा। तो दोनों सेम टाइप की रिएक्शन आएगा। आपको ओजोनलिसिस आता है तो ये भी आता है। क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वहां से दो टुकड़े करके, ऑक्सीडेशन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, ओजोनलिसिस है तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे। अब जैसे यहां पर अगर मैं इसका ओजोनलिसिस कर दूं, O3 जिंक एंड H2O, तो क्या हो जाएगा, तो CHO बन जाएगा। ध्यान देना, अब यहां से हटाया, ये हट गया CHO। जबकि एसिडिक KMnO4 होता तो यहां COOH आ जाता। बस ये चीज ध्यान रखो बेटा। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट में बता रहा हूं ताकि आपको अगर कहीं ये रिएक्शंस काम आती है तो उसको आप अप्लाई कर पाओ। ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड, ये तो बेटा आप सिंपल है, CH3 CH2 CHO को हमको CH3 CH2 COOH में कन्वर्ट करना है, यानी CHO COOH में जाएगा। तो इसके लिए आप क्या यूज करो, एसिडिक KMnO4, बेसिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2, क्रोमिक एसिड H2CrO3, CrO3 प्लस H2SO4, जो मैंने कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सारे बता रखे हैं, वो यूज करेंगे। ये बुक का इंडेक्स क्वेश्चन था बेटा, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्ट टू बेंजोइक एसिड। तो इथाइल बेंजीन फर्स्ट वाला है, ये इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो क्या लेंगे, अभी बताया मैंने, एसिडिक KMnO4, यानी कुल मिला के है ना, ये दोनों क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीडेशन वाले कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही काम आए हैं। लो, ये भी वही आ गया अभी जो डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ड्रास्टिक कंडीशन में एसिडिक KMnO4 और हीट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटना नहीं है, ये टूटेगा और क्या बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा प्लस H2O। ब्रोमोबेंजीन, ये भी बेटा अभी हो गई रिएक्शन, जस्ट अभी बताई मैंने,
ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम ड्राई ईथर में। अब क्या हो रहा है देखो, ये आपका मल्टीपल मतलब बार एक तरह से बार बार पुरानी रिएक्शंस का रिवीजन हो रहा है। तो अगर आप इनको इंटरेस्ट से देखते रहोगे ना, तो आपको ऑर्गेनिक धीरे धीरे ये सब रिएक्शन भी रट भी जाए, समझ में भी आ जाएगी और रट भी जाएगी। और वही हुआ CO2 ड्राई आइस, ये अभी बताया था MgX इधर आ जाएगा, वाटर का H इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड ये टूट जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे रिएक्शन भी समझ में आने। अभी बताया यहाँ माइनस आएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वाटर का H, C डबल बॉन्ड O के कार्बन पर ग्रीनियर रिएजेंट का R या एल्काइल या एराइल जो भी है ये जाता है, और वाटर का H। तो ये रिएक्शंस तो अगर हमने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया है तो ये कर सकते हैं। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाले ही कंसेप्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट यूज किए वही कंसेप्ट इसमें काम आए। फिर देखो आगे, फिनाइल इथीन जिसको स्टाइरीन भी बोलते हैं बेटा, ये है फिनाइल इथीन, फोर्थ वन, और इसको COOH में। तो अभी जस्ट ये बताया मैंने आपको कि जब हम इसको एसिडिक KMnO4 से या बेसिक KMnO4 या K2Cr2 से ऑक्सीडेशन, ये डबल बॉन्ड दो टुकड़े हो जाएंगे, ये भी बन जाएगा और इधर ये वाला बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। पर मैंने क्या कहा, फॉर्मिक एसिड सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 और H2O में, बाकी नहीं होंगे। तो ये बन गया, अभी जस्ट बताया एल्कीन का ऑक्सीडेशन, साइक्लोहेक्सीन वाला एग्जांपल। ठीक, और अगर इधर R होता, ध्यान दो बेटा, अगर इधर यहाँ R होता तो फिर उस केस के अंदर हमारे पास सेकंड वाला बन जाता RCOOH प्लस H2O बाय प्रोडक्ट। तो ये चीजें ध्यान रखो बेटा। और ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि बहुत बच्चों से नहीं हुए होंगे, पर फिर भी मैंने कहा इस बार थोड़ा ब्रेन तो लगाओगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी NCERT एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है 12.10। An organic compound with the molecular formula C9H10O form 2,4-DNP derivatives। यानी फर्स्ट हो गया C9H10O, क्या कर रहा है ये DNP रिएजेंट के साथ दे रहा है टेस्ट, तो कंफर्म हो गया इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो है ही। रिड्यूस टॉलेन रिएजेंट, मैं TR लिख रहा हूं स्पेस का, मैं इसलिए रिड्यूस टॉलेन रिएजेंट, इसका मतलब एल्डिहाइड है ही, यानी हमारे पास घूम फिर के क्या आ चुका है, तो टॉलेन रिएजेंट से रिड्यूस कर रहा है, तो C9H10 में एक CHO है, तो अब बाकी बचा क्या, CHO है, C9, तो यहां क्या लिखूंगा मैं, C8, एक हाइड्रोजन इधर ले लिया 9, तो ये हो गया हमारे पास C8H9CHO है। ठीक है भाई, DNP ने बोल दिया, DNP के साथ अगर टेस्ट आ रहा है, DNP के साथ डेरिवेटिव बना रहा है, DNP के साथ येलो रेडिश कलर आ रहा है, डार्क ऑरेंज कलर आ रहा है, तो मतलब मैं बोलूंगा इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में CO ग्रुप तो है ही। फिर ये बोल रहा है कि टॉलेन के साथ रिडक्शन दे रहा है, इसका मतलब CHO तो है ही, यानी इसके साथ CHO तो है ही। तो अब इसके साथ एल्डिहाइड कंफर्म हो गया। फिर क्या कह रहा है, केनिजारो रिएक्शन दे रहा है, तो केनिजारो रिएक्शन दे रहा है तो कंफर्म हो गया अल्फा H एटम एब्सेंट है। अल्फा
क्योंकि केनिजारो रिएक्शन देने का मतलब ये हुआ, केनिजारो रिएक्शन देने का मतलब क्या हुआ, डीएनपी से हमको क्या मालूम पड़ा, डीएनपी से हमको मालूम पड़ा कि इस डीएनपी से हमको मालूम पड़ा कि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। टॉलन रिएजेंट से हमने क्या पता किया, CHO है। केनिजारो रिएक्शन से क्या पता किया, केनिजारो रिएक्शन से पता चल गया कि केनिजारो रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब इसमें अल्फा H एटम एब्सेंट है। फिर ये बोल रहा है इट गिव्स 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन मतलब वही है, ड्रास्टिक कंडीशन वाला ऑक्सीडेशन, जबरदस्ती वाला ऑक्सीडेशन। तो क्या दे रहा है ये, यानी वही एसिडिक या बेसिक KMnO4 के साथ जब हम इसको KMnO4 के साथ जब हम इसको हीट कर रहे हैं, विग्रस मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, तो बेचारा क्या दे रहा है, ये दे रहा है 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। अब इसका मतलब ये हो गया। अब देखो, अब यहां आपकी खुद की स्किल्स काम आएगी। आपने कितना प्रैक्टिस कर रखा है, कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, उस पर डिपेंड करने लगेगा। अब हमारे पास ये आ गया, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये हो गया CH 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 C C। कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब एक CO2 निकली है। इसमें टोटल कितने कार्बन है, 8 कार्बन। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये हो गया C8 1 2 3 4 5 6, ठीक। या फिर मैं इसको यूं लिखूं C6 H 1 2 3 4 C4 और 2 C डबल OH, ठीक है। और 6 7 8, इसका मतलब एक CO2 तो निकला ही है, एक CO2 तो निकला ही है, क्योंकि इसका कुल फॉर्मूला हो गया C8H6O4। तो अब हम क्या करें, यानी हमको मोटे तौर पर कुछ चीजें जो समझ में आई है कि इन दोनों C डबल OH में से एक तो CHO है, एक तो क्या है, CHO है, एक तो CHO है। मैंने स्लाइड इसलिए चेंज की कि मुझे अब जगह चाहिए। तो हमारे पास इन सब के हिसाब से मेरे पास क्या है, एक CHO है और वो CHO ये वाला है, और यहां पर C डबल OH है। इसका मतलब यहां पर मिथाइल कीटोन होगा। क्या होगा, क्योंकि हमारी रिएक्शन तभी सेटिस्फाइड होगी। कोई स्टूडेंट बोले सर मैंने है ना ये स्ट्रक्चर लिखा, सर ये भी तो हो सकता है, आपने तो है ना कैसे लिख दिया सर, आपको तो रटा हुआ है। तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं भाई, अगर मैं स्टूडेंट लेवल पे चला जाऊं, मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। अब ये दो पॉसिबल ही है। मैंने क्या कहा, एक CHO है, अब किसी स्टूडेंट ने रिंग तो है ही, अब रिंग के बाद अपने पास ये हो गया। भाई इन दोनों पॉसिबिलिटी के अलावा आप सोचो, अगर आप देखो यहां तक पहुंच गए तो आपको मालूम पड़ गया CHO तो है। अब आप खुद सोचो, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, क्योंकि इसी का ही फॉर्मूला अगर इनका कंडेंस फॉर्मूला लिखोगे तो ये हो जाएगा C9H10O। अब इसके दो ही आइसोमर पॉसिबल है। अच्छा, आप बोलोगे नहीं नहीं सर मैं ये यहां पे भी बेटर नहीं, ये क्लियर बोल रहे हैं कि दोनों कार्बन बॉन्ड एक पास वाले कार्बन पर ही, ये इसने आंसर दे चुका है कि दोनों जो ग्रुप हैं ये वाले हैं वो
एडजेसेंट कार्बन पे होंगे, एक दूसरे के ऑर्थो पे होंगे। अब मेरे को कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैंने तो ये लिख दिया, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ये डीएनपी रिएजेंट के साथ भी टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा बेटा। टॉलेन रिएजेंट को भी रिड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा, पर ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, केनिजारो नहीं देगा, क्योंकि इसमें अल्फा एचेटम है। तो इसमें अल्फा एचेटम है, ये रहे अल्फा एचेटम, इसमें कितने हैं 2 अल्फा एचेटम्स हैं। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता, हम पहले हमको मालूम है कि यहां पर अल्फा एचेटम अब्सेंट है। तो अल्फा एचेटम तो यहां हुए किसके रेस्पेक्ट में, एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि केनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं, ये ध्यान रखना, केनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। देखो रिवीजन कर रहे हैं, एक तरह से आपको पुरानी बातें याद आ रही है कि केनिजारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन का देते हैं, आप देखो, ठीक है। और एल्डोल तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों देते हैं। तो अब यही बनेगा, और ये देखो ये सी है, इस CHO के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन एब्सेंट है इस पे, तो ये जो है ये केनिजारो रिएक्शन देगा। पिछले वाला तो केनिजारो रिएक्शन किसी हालत में नहीं दे सकता, ठीक है। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि आपने ले लिया था यहां CH3 और यहां ले लिया था आपने CH2CHO, तो इसमें केनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड देगा। तो ये एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा एचेटम नहीं है, ये एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा एचेटम है। तो केनिजारो के लिए ये है कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एचेटम एब्सेंट हो, तो यही स्ट्रक्चर होगा। अब मैं इसको एसिडिक KMnO4 से सीधा है ऑक्सीडाइज करूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये CHO तो COOH में कन्वर्ट होगा, और ड्रास्टिक कंडीशन में हो रहा है तो वही वो कीटोन वाला ऑक्सीडेशन। ये बार बार एक ही चीज तो डिस्कस कर रहे हैं अपन, ये चीज भी मैं बार बार बता चुका हूं। तो आज वाली क्लास में मैंने तीनों अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। इन क्वेश्चंस में अगर दिक्कत आ रही है तो परेशान मत हो, लेकिन इसका मतलब तो ये थोड़ी है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं कराऊं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। यानी मैं बच्चों को हैप्पी रखने में बिलीव थोड़ी करूंगा। अभी मैं तो चाहता हूं मेरा स्टूडेंट खुश कब हो, पेपर देने के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट अगर डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, या कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो टफ और ऐसे पॉइंट जो बोरिंग है या टफ हैं, जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, या जो टॉपिक जो क्वेश्चन हार्ड है, जिनको बच्चों मतलब स्टूडेंट उसको स्लो ग्राफ्स करते हैं, उसको पढ़ते वक्त वो इरिटेट होते हैं, तो ऐसे पॉइंट अगर कोई टीचर अवॉइड करता है तो उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं और उस टीचर की बहुत तारीफ होती है। कब तक, जस्ट पेपर से पहले पहले, पेपर के अगले दिन से हमारे जैसे टीचर्स समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसलिए आप प्रॉब्लम से दूर मत भागो, उसको फेस करो और उसको सॉल्व करो बेटा, अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहां पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली पोलर है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली पोलर है क्योंकि उसमें दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये हाईली पोलर ग्रुप है, दोनों ऑक्सीजन इसको बहुत ज्यादा पोलर बना देते हैं। फिर ये ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो ये हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी। तो RCOOH अभी तक जितने हमने पढ़े, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, ईथर, एल्कोहल,
एल्डिहाइड, कीटोन, ये जितने भी मॉलिक्यूल हम अब पढ़ चुके हैं, इन सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और पोलरिटी RCOOH ग्रुप की होती है। यानी इन सबसे ज्यादा जो पोलर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो RCOOH में है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये जो हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हाई है। वाटर में ये डिसॉल्व इसीलिए हो जाएंगे क्योंकि RCOOH हाईली पोलर है, तो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लेगा। और वही वाली बात है जो हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि कॉमन चीज है, कॉमन कंसेप्ट है कि यहां दो चीजें हैं RCOOH में, एक तो एल्काइल ग्रुप है और दूसरा COOH ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप क्या है? हाइड्रोफोबिक ग्रुप है और ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। तो इस हाइड्रोफिलिक ग्रुप की वजह से ही ये वाटर में सॉल्युबल है। अब इस R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। मैं अब एक ही चीज को बार बार क्या डिस्कस करूं, अल्कोहल में भी मैंने डिस्कस किया था, यहां OH ग्रुप था बस, ठीक है। तो सीधी बात है, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, हेक्सानोइक, ये एसिड तो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे 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 हम हायर चले गए, 10 एल्काइल C9 वाला है, C10 वाला है, जैसे जैसे इस ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा तो इस हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर में इनसॉल्युबल है, ये वाला, इस हाइड्रोफोबिक पार्ट का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो solubility in water is inversely proportional to solubility in water of किसकी? RCOOH is inversely proportional to size of R. R जितना बड़ा होगा solubility कम होती जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इनकी solubility खत्म हो जाएगी। जब C17, C16, C15 ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं और ये हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम फैटी एसिड बोलते हैं, जैसे C17, जैसे C15S31 COOH, C17S34 COOH, जिसको स्टेरिक एसिड बोलते हैं। तो ये जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इन हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक। ये फैटी एसिड्स फैट्स में होते हैं, एनिमल फैट्स और वेजिटेबल फैट्स में होते हैं। इन फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड वही है जिससे हम ऑयल बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, वनस्पति घी, ठीक है। तो और ये वाटर के अंदर इजीली इसलिए सॉल्युबल है COOH, लेकिन कब तक? जब तक कि R की वैल्यू 6, 4, 5, 6 तक है। अब 7, 8, 9 तक सॉल्युबिलिटी बिल्कुल कम होने लग जाती है और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ये इतना ज्यादा डोमिनेट करता है कि वो इनसॉल्युबल हो जाता है। और इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी स्ट्रांग होते हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कोहल, ईथर से भी ज्यादा होते हैं। ये इनका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होता है। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होता है और ये इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये डायमेरिक फॉर्म में रहते हैं, जोड़ा बना के रहते हैं, पेयर बना के रहते हैं। ये डायमर हो गया कहा, और ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये है इंटरमोलिकुलर
H बॉन्डिंग। ठीक है, CH3COOH होल ट्वाइस 2 रहता है जिसे। ठीक है, तो अगर हम CH3COOH का CH3COOH है तो इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 60। लेकिन जब हम इसका वेपर फेस में इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं तो ये आता है 120। किसी भी मेथड से, एक मेथड होता है विक्टर मेयर मेथड, जिसमें हम वेपर फेस से क्या फाइंड आउट करते हैं, विक्टर मेयर मेथड होता है जिससे हम वेपर फेस में किसी भी मॉलिक्यूल का क्या फाइंड आउट करते हैं, मोलिकुलर मास। तो एसिडिक एसिड का मोलिकुलर मास 60 नहीं आता है, 60 की जगह आता है 120। तो वो क्लियर इंडिकेट करता है कि ये वेपर के फॉर्म में भी डायमेरिक फॉर्म है, यानी ये इसको जब हीट करते हैं तो इनकी जो वेपर बनती है हीट के बाद, तो हर वेपर मॉलिक्यूल उसके वेपर में जो वेपर पार्टिकल्स हैं, वेपर है, उस वेपर के अंदर भी ये मॉलिक्यूल पेयर फॉर्म में, जोड़े के फॉर्म में साथ साथ उड़ते हैं, यानी वेपर में भी ये अपनी बॉन्डिंग नहीं तोड़ते हैं, यानी हीट करने के बाद भी नहीं टूट रही है इनकी बॉन्डिंग, यानी ये जब वेपोराइज हो रहे हैं तो भी दो दो साथ में उठ के जा रहे हैं। और एक है ना, बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये वेपर फॉर्म में भी डायमेरिक फॉर्म में रहते हैं और एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी डायमेरिक फॉर्म में रहते हैं। तो अब है ना, बच्चा बहुत सारे स्टूडेंट तो इग्नोर कर देते हैं, पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बेटा कि देखो सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरे एक होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनमें H एटम एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, जैसे वाटर में तो 2 H एटम किससे जुड़े हुए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो वाटर एक प्रोटिक सॉल्वेंट है बेटा, वाटर एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। अल्कोहल एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। अमोनिया NH3 एक प्रोटिक सॉल्वेंट है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, अब इनमें प्रोटॉन निकलने की पॉसिबिलिटी है H+। एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन एटम तो होते हैं लेकिन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, इनसे नहीं जुड़े होते हैं। अगर कोई हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो प्रोटिक नहीं है, जैसे देखो ईथर एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है क्योंकि ईथर में जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा नहीं कि इसमें प्रोटॉन वाला नेचर क्रिएट कर पाए। एसीटोन में भी देखो हाइड्रोजन किससे, एसीटोन या कीटोन्स, कोई भी कीटोन बेटा, जरूरी नहीं है एसीटोन, ठीक है। एसीटोन एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ईथर ये जरूरी नहीं है, अब ईथर कोई भी हो सकता है। अगर ईथर सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो ईथर एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, कीटोन एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इनमें जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ईथर हुआ, एसीटोन हुआ, ये इस तरह का आप खुद देख लेना है, कभी एग्जांपल आएगा तो ऑटोमेटिकली उस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा कि ईथर आया तो हम बोलेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एसीटोन है एप्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया है तो प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड डायमेरिक फॉर्म में ही रहते हैं। पर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर के अंदर डाला हमने तो प्रोटिक सॉल्वेंट में तो क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, इसमें तो ये आयोनाइज होकर RCOO- और H+ बनाता है। लेकिन अगर यही एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन हो गया,
ठीक है ना। और लिक्विड SO2 हो गया, ये भी लिक्विड SO2 एप्रोटिक सॉल्वेंट में आएगा, इधर हाइड्रोजन ही नहीं है इसमें। तो इस तरह से कोई भी हो जिनमें प्रोटॉन नहीं है उसमें भी ये डायमेरिक फॉर्म में रहता है। डायमेरिक फॉर्म में क्यों रहता है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये सब चीजें मैंने अभी स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके रीड करना। कॉमन से सिंपल से पॉइंट हैं कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर with unpleasant odor. The higher acids are wax-like solid and are practically odorless due to their low volatility. Carboxylic acids are higher boiling liquids than aldehyde, ketone and even alcohol of comparable molecular mass. सीधी बात है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिख दिया मैंने नीचे, देखो, दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन वेपर फेस। In fact, most carboxylic acid exist as dimer in the vapor phase or in the aprotic solvent. Simple aliphatic carboxylic acid having up to 4 carbon atoms are miscible in water due to the formation of hydrogen bonding with water. The solubility decrease with increased number of carbon atoms क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जा रहा है। Higher carboxylic acids are practically insoluble in water due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. वही मैंने बताया, एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट का डोमिनेंसी बढ़ेगी, वो उसको वाटर में सॉल्युबल होने नहीं देगा। बेंजोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन फॉन्ट। बेंजोइक एसिड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि बेंजोइक एसिड में तो C6H5COOH है, तो C6H5 हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसीलिए फिनोल C6H5OH, एनिलीन C6H5NH2, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये सब या तो स्पेरेंटली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, क्योंकि फिनाइल ग्रुप का साइज बड़ा है, C6 है वो, तो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट डोमिनेट करने लग जाता है। Carboxylic acids are also soluble in less polar organic solvent like benzene, ether. अब बेंजीन सॉल्वेंट भी एप्रोटिक सॉल्वेंट में आ जाएगा, ईथर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आ जाएगा, ठीक है, एल्कोहल प्रोटिक सॉल्वेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया। अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और ये अब चैप्टर ज्यादा नहीं बचा है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर था। नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की क्लास चाहिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।